अच्छा बेटे, तो हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्यूमिनियम पढ़ रहे थे। पांचवी केमिकल प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद नाइट्रोजन। ठीक है बेटा, पांचवी केमिकल प्रॉपर्टी क्या है? रिएक्शन विद नाइट्रोजन। अब देखिए बेटा, जिस तरह एल्यूमिनियम हैलोजन से डायरेक्टली कंबाइन होकर बाइनरी कंपाउंड फॉर्म करता है एल्यूमिनियम हैलाइड, बिल्कुल ऐसे यहाँ पर भी एल्यूमिनियम नाइट्रोजन से डायरेक्टली कंबाइन होकर बाइनरी कंपाउंड फॉर्म करेगा एल्यूमिनियम नाइट्राइड। एल्यूमिनियम reacts with nitrogen at 700 degree centigrade to form binary compound aluminum nitride ALN। ठीक है बेटा, एल्यूमिनियम नाइट्रोजन से रिएक्ट करता है 700 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे और नाइट्रोजन से कंबाइन होकर बाइनरी कंपाउंड बनाता है ALN, एल्यूमिनियम नाइट्राइड। ठीक है बेटा, तो एल्यूमिनियम विद नाइट्रोजन एट 700 डिग्री सेंटीग्रेड क्या बनेगा? ALN, एल्यूमिनियम नाइट्राइड। तो बिल्कुल वैसे ही जैसे हैलोजन के साथ था कि एल्यूमिनियम हैलोजन से कंबाइन होकर क्या बनाता है? एल्यूमिनियम हैलाइड AlX3। बिल्कुल ऐसे ही एल्यूमिनियम नाइट्रोजन से कंबाइन होकर क्या बनाता है? एल्यूमिनियम नाइट्राइड ALN। बस ये टेम्परेचर होता है 700 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे। नंबर 6 है रिएक्शन विद कार्बन। तो एल्यूमिनियम reacts with carbon at 2000 degree centigrade temperature to form binary compound aluminum carbide Al4C3। ठीक है भाई, बिल्कुल इसी तरह एल्यूमिनियम कार्बन से रिएक्ट करता है 2000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे। ठीक है बेटा, और कंबाइन होके क्या फॉर्म करता है? बाइनरी कंपाउंड एल्यूमिनियम कार्बाइड Al4C3। ठीक है बेटा, रिएक्शन देखिएगा, एल्यूमिनियम विद कार्बन at 2000 डिग्री सेंटीग्रेड क्या बन रहा है? Al4C3 एल्यूमिनियम कार्बाइड। अब बेटा लास्ट रिएक्शन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है,
एल्यूमिनम, हाँ, एल्यूमिनम एज reducing agent, thermite process. Aluminum is a strong reducing agent that readily reduces metal oxides to form pure metal and aluminum oxide. The reduction of ferric oxide with aluminum gives iron metal, and the process is highly exothermic that releases huge amount of heat that is enough to melt iron. That's why the process, sorry, पहले this is known as thermite process or aluminothermic process, which is used in welding of railway tracks. अच्छा बेटा, एल्यूमिनियम एज रिड्यूसिंग एजेंट, इसके अंदर एक अहम प्रोसेस भी डिस्कस करना है जिसे थर्माइट प्रोसेस कहा जाता है। देखिए भाई, एल्यूमिनियम एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है बेटा। एल्यूमिनियम क्या है? एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। अब बेटा रिड्यूसिंग एजेंट किसे कहते हैं? जो दूसरे को रिड्यूस करता है और खुद क्या हो जाता है? ऑक्सीडाइज। तो एल्यूमिनियम मेटल ऑक्साइड्स दूसरे मेटल्स की ऑक्साइड्स को रिड्यूस करता है, ठीक है बेटा। एल्यूमिनियम दूसरे मेटल्स की ऑक्साइड्स को रिमूव करता है, उसमें से ऑक्सीजन निकालता है और उसे रिड्यूस करके मेटल बना देता है और खुद ऑक्सीडाइज होके एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाता है।
तो देखो पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है कि एल्यूमिनियम इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट दैट रेडिली रिड्यूसेस मेटल ऑक्साइड्स टू फॉर्म प्योर मेटल एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब इसमें अगर हम फेरिक ऑक्साइड को रिड्यूस करते हैं एल्यूमिनियम से, ठीक है बेटा, तो रिएक्शन देखिएगा, Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड एल्यूमिनियम से रिएक्शन करा रहा है। तो जैसे कि आपको बताया कि एल्यूमिनियम बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, जो क्या करता है, मेटल की ऑक्साइड्स को रिड्यूस करता है। कैसे रिड्यूस करता है? उसमें से ऑक्सीजन निकाल के। तो ये एल्यूमिनियम क्या करेगा, आयरन को हटाकर उसकी जगह ऑक्सीजन से अटैच होगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाएगा और आयरन मेटल अलग हो जाएगा। तो आपको क्या बताया कि एल्यूमिनियम एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, जो दूसरे मेटल्स की ऑक्साइड्स में से मेटल को हटाकर ऑक्सीजन से कंबाइन होकर उसे रिड्यूस कर देता है और खुद ऑक्सीडाइज होकर क्या बन जाता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब अगर ये प्रोसेस हम आयरन ऑक्साइड के साथ करेंगे, तो एल्यूमिनियम आयरन ऑक्साइड में से आयरन को हटाकर उसकी जगह ऑक्सीजन से जुड़ के क्या बना लेगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और आयरन मेटल अलग हो जाएगा। बेटा ये प्रोसेस इतना ज्यादा एक्सोथर्मिक होता है, इतनी ज्यादा हीट इसमें से इवॉल्व होती है कि जो आयरन मेटल बनता है ना, वो पिघल जाता है। So the reduction of ferric oxide with aluminum gives iron metal, and the process is highly exothermic that releases large amount of heat that is enough to melt iron. इतनी ज्यादा हीट इसमें से रिलीज होती है कि आयरन मेटल मेल्ट हो जाता है। इस प्रोसेस को थर्माइट प्रोसेस या एल्यूमिनोथर्मिक प्रोसेस भी कहते हैं। बेटा वैसे तो थर्माइट प्रोसेस ही नाम लिखा हुआ है बुक में, लेकिन किसी प्रीलियम पेपर में या बल्कि एनटीएस में मैंने देखा था तो एल्यूमिनोथर्मिक प्रोसेस लिखा हुआ था। और इसे रेलवे ट्रैक्स की वेल्डिंग में यूज होता है, किया जाता है। तो रेलवे ट्रैक्स होते हैं, ट्रेन की पटरियां जो होती हैं, उसमें अगर कहीं होल हो गया किसी पटरी में, तो उसमें एल्यूमिनियम और फेरिक ऑक्साइड के मिक्सचर को भरते हैं। जब रिएक्शन होता है, हीट जनरेट होती है, इतनी ज्यादा हीट जनरेट होती है कि आयरन मेटल पिघल के उस होल को फिल कर देता है। और जब रिएक्शन स्टॉप होता है, टेम्परेचर ड्रॉप होने लगता है, तो आयरन सॉलिड होकर जो है वो उस होल को मुकम्मल फिल कर देता है। तो ये इसका लास्ट रिएक्शन था, एल्यूमिनियम एज रिड्यूसिंग एजेंट थर्माइट प्रोसेस। क्लियर हो गया बेटा सबको? जल्दी से बता दीजिएगा। हाँ भाई क्लियर है? स्क्रीनशॉट भी लेना है तो ले लें जल्दी से। तो जल्दी आ गए बेटा। बेटा अगर दूसरे चैप्टर का क्वेश्चन है उमर, तो आप मैसेज कर दीजिएगा मुझे, मैं व्हाट्सएप पे बता दूंगा आप जब फ्री होऊंगा। आधा लेक्चर निकाल के आ रहे हो आप लोग इस पे, फिर क्या हुआ? ठीक है भाई, तो एल्यूमिनियम के रिएक्शंस मुकम्मल हो गए। ये आखिरी वाला बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको समझा दिया, एल्यूमिनियम एज रिड्यूसिंग एजेंट या थर्माइट प्रोसेस। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम का टॉपिक खत्म हो गया। अब बेटा इसी से रिलेटेड टॉपिक है एलम। ठीक है बेटे, इसी से रिलेटेड टॉपिक है एलम।
alum is a group of double salts having sulfates of monovalent and trivalent cations with 24 molecules of water of crystallization. बेटा एलम क्या है? एलम इज अ ग्रुप ऑफ डबल सॉल्ट्स। ठीक है बेटा, एलम इज अ ग्रुप ऑफ डबल सॉल्ट्स। पहली बात ये कि डबल सॉल्ट किसे कहते हैं? है भाई, एलम इज अ ग्रुप ऑफ डबल सॉल्ट्स। तो व्हाट डू यू मीन बाय डबल सॉल्ट्स? फर्स्ट ऑफ ऑल जी भाई, बेटा डबल सॉल्ट्स ऐसे क्रिस्टल्स को कहा जाता है जिसमें कैटाइन तो एक ही होता है, सॉरी एनाइन तो एक ही होता है, बट कैटाइन्स दो होते हैं। दो ऐसे सॉल्ट्स जिनका एनाइन सेम है, नेगेटिव आइन सेम है, जब वो एक साथ एक ही क्रिस्टल के अंदर अटैच हो जाते हैं तो ऐसे क्रिस्टल्स को क्या कहा जाता है? डबल सॉल्ट्स। तो जाहिर बेटा नाम का मतलब ये है डबल सॉल्ट, तो दो सॉल्ट्स एक ही साथ एक ही क्रिस्टल स्ट्रक्चर में होंगे, बट इसमें अहम तरीन बात यह है कि दोनों का नेगेटिव आइन क्या होना चाहिए? सेम। ये बात बहुत ही कम लोगों को पता होती है। ये तो सबको पता है डबल सॉल्ट का मतलब है कि एक क्रिस्टल में दो सॉल्ट के आइंस होंगे एक साथ, लेकिन जो अहम बात पता होनी चाहिए वो ये है कि दोनों सॉल्ट्स का नेगेटिव आइन क्या होगा? सेम। अब एलम वो डबल सॉल्ट्स हैं जिनमें जो दो सॉल्ट्स होते हैं दोनों का नेगेटिव आइन क्या होता है? सल्फेट। एलम इज अ ग्रुप ऑफ डबल सॉल्ट्स हैविंग सल्फेट SO4। तो बेटा नेगेटिव आइन दोनों सॉल्ट्स का क्या होगा? सल्फेट। पॉजिटिव आइन एक का मोनोवेलेंट +1 चार्ज वाला और एक का ट्राइवेलेंट यानी कि +3 चार्ज वाला होगा, और साथ ही 24 मॉलिक्यूल्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के भी अटैच्ड होंगे। याद है बेटा, आपको बताया था कि सॉल्ट्स वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ कंबाइन होकर क्रिस्टलाइज हो जाते हैं, और वो वाटर मॉलिक्यूल्स जो सॉल्ट के क्रिस्टल्स के अंदर सॉल्ट के साथ अटैच्ड होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो रिमेंबर, एलम डबल सॉल्ट्स को कहा जाता है, वो डबल सॉल्ट्स जिनमें दोनों सॉल्ट्स का नेगेटिव आइन क्या होगा? सल्फेट। पॉजिटिव आइन एक सॉल्ट का मोनोवेलेंट होगा +1 चार्ज वाला, दूसरे सॉल्ट का ट्राइवेलेंट होगा +3 चार्ज वाला, और क्रिस्टल के अंदर 24 मॉलिक्यूल्स होंगे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के। तो एलम इज अ ग्रुप ऑफ डबल सॉल्ट्स हैविंग सल्फेट्स ऑफ मोनोवेलेंट एंड ट्राइवेलेंट कैटाइन्स with 24 molecules of water of crystallization। अब बेटा इसकी एग्जांपल्स देखिएगा। एलम में सबसे मशहूर जो है वो है पोटैश एलम। ठीक है बेटा, एलम्स में सबसे मशहूर कौन सा है? पोटैश एलम, जिसका फॉर्मूला होता है K2 Al2SO4 thrice dot 24H2O। अब देखिए भाई, पोटैश एलम एलम है यानी कि डबल सॉल्ट है, इसमें दो सॉल्ट्स कौन से हैं? पोटेशियम सल्फेट और एल्यूमिनियम सल्फेट।
ठीक है बेटे, इसमें दो सॉल्ट्स कौन से हैं, पोटेशियम सल्फेट और एल्यूमिनियम सल्फेट। देख लो बेटा, दोनों के नेगेटिव आइन सेम है, सल्फेट। पॉजिटिव आइन एक सॉल्ट का पोटेशियम है, पोटेशियम कौन से ग्रुप का होता है सबको पता होना चाहिए, 1A एल्कली मेटल, तो चार्ज क्या होगा, +1। एल्यूमिनियम कौन से ग्रुप का होता है, ग्रुप 3, तो इसका चार्ज क्या होता है, +3। तो देख लो बेटा, दो सॉल्ट्स हैं, दोनों का नेगेटिव आइन सल्फेट है। पॉजिटिव आइन एक का मोनोवैलेंट +1 चार्ज वाला, दूसरे का ट्राईवैलेंट +3 चार्ज वाला, और साथ ही 24 मॉलिक्यूल्स है किसके, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के। तो पोटेश एलम सबसे मशहूर एलम है। इसके अलावा क्रोम एलम, क्रोम एलम क्या होता है, K2SO4 डॉट Cr2SO4 थ्राइस डॉट 24H2O। अब देखो ये भी एलम है, डबल सॉल्ट है, दोनों सॉल्ट के नेगेटिव आइन सल्फेट है, यहाँ पर भी एल्यूमिनियम सल्फेट और क्रोमियम सल्फेट। पॉजिटिव आइन एक का पोटेशियम है, मोनोवैलेंट +1 चार्ज वाला, दूसरे का क्रोमियम है, ट्राईवैलेंट +3 चार्ज वाला, और साथ ही यहाँ पर भी देखो क्या है, 24 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ऐसे ही बेटा अमोनियम एलम, अब देखिए भाई अमोनियम एलम, अमोनियम एलम के अंदर दो सॉल्ट्स अमोनियम सल्फेट और एल्यूमिनियम सल्फेट, दोनों का नेगेटिव आइन अगेन क्या है, सल्फेट। पॉजिटिव आइन बेटा पहले सॉल्ट का अमोनियम है जो कि मोनोवैलेंट यानी +1 चार्ज वाला होता है, दूसरे का एल्यूमिनियम है जो कि ट्राईवैलेंट +3 चार्ज वाला है, और इसके साथ ही यहाँ पर भी क्या अटैच्ड है, 24 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और लास्ट है अमोनोक्रोम एलम, अमोनोक्रोम एलम अमोनियम सल्फेट डॉट क्रोमियम सल्फेट डॉट 24H2O। तो अमोनोक्रोम एलम, इसमें भी बेटा दो सॉल्ट्स हैं, अमोनियम सल्फेट और क्रोमियम सल्फेट, दोनों का नेगेटिव आइन सेम है, सल्फेट। पॉजिटिव आइन अगेन बेटा पहले सॉल्ट का अमोनियम है जो कि मोनोवैलेंट +1 चार्ज वाला होता है, और दूसरे सॉल्ट का क्रोमियम है जो कि ट्राईवैलेंट +3 चार्ज वाला है, और यहाँ पर भी साथ ही क्या है, 24 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो ये बात समझ में आ गई बेटा कि एलम वो डबल सॉल्ट्स हैं जिनमें दोनों सॉल्ट्स का नेगेटिव आइन क्या होता है, सल्फेट। पॉजिटिव आइन एक सॉल्ट का मोनोवैलेंट +1 चार्ज वाला, दूसरे सॉल्ट का ट्राईवैलेंट +3 चार्ज वाला, और साथ ही 24 मॉलिक्यूल्स होंगे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के। समझ में आ गया बेटा सबको। अब जैसे कि आपको बताया कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा होता है, पोटेश एलम। तो भाई प्रिपरेशन ऑफ पोटेश एलम, बेटा पोटेश एलम को फिटकरी भी कहता है, पता होना चाहिए आपको। सब कॉन्टिनेंट रीजन में पोटेश एलम को क्या कहा जाता है, फिटकरी। अब देखो इसको कैसे बनाया जाता है।
potash alum is prepared by crystallizing potassium sulfate and aluminum sulfate together. पोटेश एलम को कैसे बनाते हैं? पोटेशियम सल्फेट और एल्यूमिनियम सल्फेट को एक साथ क्रिस्टलाइज करके, अब इसके लिए हम क्या करते हैं, टू सॉल्यूशंस या टू इक्वी मोलिक्यूलर सॉल्यूशंस of potassium sulfate and aluminum sulfate are prepared separately the solutions are then mixed and heated till evaporation. White crystals of potash alum are obtained. बेटे प्रैक्टिकल में भी है, आपको पता है प्रैक्टिकल में हर स्टूडेंट को 3 सवाल करने होते हैं। तीसरा सवाल यही होता है, प्रिपरेशन ऑफ पोटेश एलम और आयोडोफॉर्म, जो कि परफॉर्म नहीं करना होता, सिर्फ लिखना होता है। तो देखो भाई, पोटेश एलम को कैसे बनाया जाता है। आप 2 बीकर्स लोगे, दोनों में एक में पोटेशियम सल्फेट का सॉल्यूशन बनाओगे, दूसरे में एल्यूमिनियम सल्फेट का सॉल्यूशन बनाओगे। दोनों इक्वी मॉलिक्यूलर या इक्वी मोलर होने चाहिए, क्योंकि देखो बेटा सॉल्ट में 1 मोल पोटेशियम सल्फेट का है तो 1 मोल एल्यूमिनियम सल्फेट का है। तो इक्वी मॉलिक्यूलर या इक्वी मोलर, ठीक है बेटा। दोनों बीकर में बराबर पानी है और दोनों में आप बराबर मोल लोगे, एक में पोटेशियम सल्फेट का है और एक में एल्यूमिनियम सल्फेट के। तो वो दोनों सॉल्यूशंस क्या होंगे, इक्वी मॉलिक्यूलर सॉल्यूशंस। एक सॉल्यूशन किसका है बेटा, पोटेशियम सल्फेट का, और दूसरा सॉल्यूशन किसका है, एल्यूमिनियम सल्फेट का। फिर आप दोनों सॉल्यूशंस को मिलाओगे और हीट करोगे। इतना हीट करोगे कि पानी क्या होने लगेगा, एवापोरेट। बेटा ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है केमिस्ट्री का, जो कि आपको पता होना चाहिए कि जब सॉल्यूशन का पानी एवापोरेट होता है तो उसके अंदर जो सॉल्ट डिसॉल्व है वो क्रिस्टलाइज होने लगता है। इसी को क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं बेसिकली। तो हमने क्या किया कि 2 सॉल्यूशंस बनाए, एक पोटेशियम सल्फेट का, एक एल्यूमिनियम सल्फेट का। दोनों की मोलैरिटी बिल्कुल क्या है, सेम। फिर दोनों सॉल्यूशंस को मिलाया और मिलाकर हीट किया, यहां तक के पानी क्या होने लगे, एवापोरेट। अब जैसे जैसे पानी एवापोरेट होता जाएगा, आप देखोगे एवापोरेटिंग डिश में व्हाइट कलर के क्रिस्टल्स नीचे फॉर्म होते जाएंगे। वो जो व्हाइट कलर के क्रिस्टल्स फॉर्म होंगे वो किसके होंगे बेटा, पोटेश एलम के। इन दिस वे पोटेश एलम कैन बी प्रिपेयर्ड। हाँ भाई, क्लियर है सबको, समझ में आ गया अच्छी तरह से। अब बेटा फाइनली इसकी प्रॉपर्टीज है 2-3 और यूजेस है जो कि हम करेंगे तो ये मुकम्मल हो जाएगा। ये क्योंकि सिर्फ एमसीक्यूज में आता है तो इसलिए आपको
पॉइंट्स ऐसे लिखने। तो बेटा ये वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है, हाईली soluble in water, melts at 92 degrees centigrade and loses some water of crystallization at 200 degrees centigrade. It loses all of the water of crystallization to form a solid porous mass called burnt alum और फूल फिटकरी। अब देखिए भाई, पोटेश एलम व्हाइट कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड है और पानी में सॉल्यूबल होता है। ठीक है भाई, प्रॉपर्टीज क्या है कि व्हाइट कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड है और पानी में सॉल्यूबल होता है। ठीक है, 92 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये मेल्ट होता है और कुछ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लूज कर देता है। ठीक है बेटा, जो वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच्ड है ना 24, 92 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये मेल्ट होता है और कुछ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इसमें से निकल जाता है। अगर हम इसका टेम्परेचर 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचा दें तो सारा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इसमें से रिमूव हो जाता है। ठीक है बेटा, ये पूरे के पूरे 24 मॉलिक्यूल्स, सारा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या हो जाता है, रिमूव, और ये स्वेल हो जाता है, फूल जाता है और पोरस, इसके अंदर पोर्स फॉर्म हो जाता है। तो बेटा जब सारा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन निकल जाएगा तो एक सॉलिड यानी कि फूला हुआ और पोरस यानी कि जिसमें क्या है, पोर्स, पोरस मास हासिल होगा, जिसे क्या कहा जाता है, बर्न्ट एलम या फूल फिटकरी। ठीक है बेटा, फाइनली एक ही यूज इसका याद होना चाहिए आपको, वाटर प्यूरिफिकेशन इन टैंक्स। बेटा फिटकरी को पानी साफ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसका एक बड़ा मशहूर यूज है। अगर आपने सुना हो तो पानी के जो टैंक होते हैं ना, उनके अंदर फिटकरी को डाला जाता है। अब तो खैर ये प्रैक्टिस कम हो गई है, लेकिन पहले प्रैक्टिस ज्यादा थी। दो चीजें पहले यूज की जाती थी, या तो फिटकरी या सल्फर, गंधक कहते हैं इसको उर्दू में ना, सल्फर को। तो पानी के जो टैंक्स होते हैं उसके अंदर पहले फिटकरी डाली जाती थी और इससे जो है वो पानी के अंदर जितनी भी गंध है वो सारी नीचे बैठ जाती थी और ऊपर जो है वो साफ पानी आ जाता था। तो वाटर प्यूरिफिकेशन इन टैंक्स वगैरह में इसको यूज किया जाता है। ठीक है बेटा, खिजर कह रहे हैं मॉडल पेपर में 2 यूजेस पूछे हैं, तो दूसरा यूज लिख लो भाई, साइजिंग पेपर। तीसरा भी लिख लो अगर लिखे रहे हो तो, इन मेकिंग ऑफ मैनी सब्सटेंसेस। ठीक है बेटा, तो इसके अलावा इसको साइजिंग पेपर, पेपर बनाने में समझ लो यूज किया जाता है।
और भी दीगर केमिकल कंपाउंड्स बनाने में इसको यूज किया जाता है। ठीक है बेटा, टाइम बिल्कुल एंड हो गया है, मीटिंग किसी भी वक्त खुद ही खत्म हो जाएगी, तो अल्लाह हाफिज।